पाकिस्तान में हमारे पास पीने का पानी साफ़ नहीं है, नलकों में तो है ही नहीं, लेकिन जो हम बॉटल वाटर लेते हैं वो भी बेशतर जो है उस पर कंटेमिनेशन के ख़दशात हैं। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई पिछले हफ्ते ही, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ये क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हैं, पूरे कई साल से करते हैं और पूरे मुल्क से सैंपल्स जमा करते हैं। उन्होंने कहा कि जी कि हमने जितने सैंपल्स जमा किए पता चला कि 28 ब्रांड ऐसे हैं बॉटल वाटर के जिनका पानी जो है उसमें माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, केमिकल कंटेमिनेशन है वगैरह वगैरह। इससे पहले पिछले साल के आखिर में भी उन्होंने इस तरह का सर्वे किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि 30 ब्रांड ऐसे हैं और पूरी उन्होंने लिस्ट जारी की जिनका पानी जो है वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अच्छा, ये रिपोर्ट्स जो है हर 4 महीने बाद आती हैं, खबर छपती है, हम सब पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें मैं बस एक चीज़, अगर आप समझ रहे हैं कि हम इन ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाह रहे, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है इसलिए हम नहीं ले लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं या डॉन में भी इस पर रिपोर्टिंग हुई है तो पूरी वहाँ पर लिस्ट मौजूद है। अच्छा, 4 किस्म की मेजर कंटेमिनेशन होती हैं इसमें, पोटेशियम, आर्सेनिक, सोडियम और बैक्टीरिया की। अब मैं ये नहीं गिनाऊंगा कि इनसे क्या होता है, लेकिन जाहिर है जब ये कहते हैं कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो इसका मतलब है कि ये पेट की बीमारियां, ये डायरिया, ये उल्टियां, ये तमाम मसले जो हैं उसका बुनियादी जो है वो पानी। अच्छा, इनका काम है रिपोर्टिंग जी। फिर आते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल की अथॉरिटी, उनका काम होता है एक्शन लेना। स्टाफ कम है, काम बहुत ज्यादा है और उनका ये कहना है, मैं 2015 का आर्टिकल पढ़ा था, कुछ ज्यादा बदला नहीं है, कि अगर हम लाइसेंस इनका बंद भी करें तो अगले दिन ये नए नाम और नए लाइसेंस के साथ दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ लाइसेंस ब्रांड्स की बात हो रही है, जो लोगों ने अपने घरों और कारखानों में ये इलीगल प्लांट्स बनाए हुए हैं उनकी तो बात ही नहीं हो रही, वहां पर सिर्फ छापे ही वो एक ओपन सीजन है। इनकी मार्केट है छोटे कस्बे और तमाम हाईवेज के जो होटल है, कुछ हैं सर जिनके बहुत बड़े बिलबोर्ड्स यहाँ कराची में भी हैं। तो अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में साफ पानी के लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे यहाँ वक्तन फ़वक्तन जो है सियासी जमातें भी कभी कभी बात कर लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ समाजी लिहाज से आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले एक वाटर कमीशन का बड़ा चर्चा हुआ था। ये वाटर कमीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बनाया गया था और ये एक पिटिशन फाइल की थी एडवोकेट शहाब ओस्तो साहब ने। ये बात है 2016 की। सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुतहर्रिक थी। शहाब ओस्तो साहब जो हैं वो इनके साथ थे। उन्होंने अपनी वकालत वगैरह छोड़ के पूरे सिंध में दौरे किए, उन्होंने पूरा इसको स्टडी किया, साइंटिफिक डेटा जमा किया, जिसके बाद हमें पता लगा कि असल में हम किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के पानी के साथ हम जी रहे हैं। उस वाटर कमीशन का क्या बना, आज हम कहाँ खड़े हैं, बताने के लिए शहाब ओस्तो साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। शहाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुरानी बात लगती है वाटर कमीशन का मामला, हालांकि चंद साल पहले की बात है। थोड़ा सा बताएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ अगेन हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, वो जो आपने 1.5 लगाया, क्या व्हाट डिड वी फाइंड कि सिंध में, क्योंकि सिंध की हद तक था आपका, कि हमारा क्या हाल क्या है पानी का हमारे? शुक्रिया जिलानी साहब। एक्चुअली मेरे 2016 में, मैं बेसिकली शिकारपुर से हूँ। शिकारपुर का पानी किसी ज़माने में बहुत अच्छा होता था। वहाँ पे 7up कंपनी इसीलिए वहाँ लगाई गई थी, ये बॉटल जो वहाँ पे फैक्ट्री थी, कि वहाँ का पानी अच्छा समझा जाता था। लेकिन मैं गया 2015, लेट 15 की बात है, कि वहाँ पे पानी में मुझको एक अजीब किस्म का एक ब्रैकिश टेस्ट नज़र आया। मैंने फिर जाके उसकी टेस्टिंग वगैरह कराई, पता चला कि वो पानी पीने के काबिल नहीं है। तो इनिशियली तो मैं सोच रहा था कि शिकारपुर के हवाले से पिटीशन दाखिल करूं। फिर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडीज़ हैं, कोई तकरीबन 300 के करीब जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों के उन्होंने सैम्पल्स लिए हुए थे और पता चला कि वो तो पूरे सिंध का ही बुरा हाल है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पे मैंने फिर पिटीशन दाखिल की और एक कमीशन बनवाई, फैक्ट फाइंडिंग, जो कलोड़ो साहब, जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की सरबराही में बनी। उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। पूरे सिंध में गए, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं सारी, मतलब उसमें लेक्स भी हैं, उसमें आपके रिवर्स, कैनाल्स और वाटर फिल्टर प्लांट, सीवरेज प्लांट्स, मतलब हॉस्पिटल्स, जहाँ जहाँ पे भी सीवेज वाटर की इंस्टॉलेशंस थी वहाँ गए हम। और एक ज़बरदस्त किस्म की, एक क्या 3 रिपोर्ट्स बनी। PCRWR के साइंटिस्ट साथ थे हमारे, और वो 3 रिपोर्ट्स कलोड़ो साहब ने बड़े मिटिकुलसली बनाई और उसके बाद वो जब पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सिंध गवर्नमेंट ने कंसीड किया कि इसका एक भी लफ्ज़, एक भी फैक्ट जो है वो डिस्प्यूटेबल नहीं है।
तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स को माना गया। उसके बाद 1 साल की कमीशन थी कलोड़ा साहब की फैक्ट फाइंडिंग की, वो ख़त्म हुई। उसमें 149 रिकमेंडेशंस थे। फिर मैंने दूसरी कमीशन बनवाई, हानी साहब उसके इम्प्लीमेंटेशन कमीशन वो कहते थे हम। वो फिर 1 साल उसमें हम जो है पूरी फिर दोबारा सिंध में गए, जो वो 149 जो रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट अब करना था। तो उसके लिए फिर बहुत प्रेशर हुआ। शुक्र है उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी सपोर्ट मिलती थी हमको। तो तकरीबन को 100 बिलियन रुपीज़ की बजट मंजूर हुई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, वाटर स्कीम्स के लिए जी हाँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था इसमें। और तकरीबन 20 बिलियन तो रिलीज भी हो गए थे। तो फिर काम शुरू हुआ। और आप यकीन करें कि मैं पहले आपको बताऊं कि हाल क्या था जब हमने कमीशन बनवाई थी। पूरे सिंध में तकरीबन कराची छोड़ के 32 के करीब वाटर फिल्टर प्लांट्स थे, एक भी नहीं चल रहा था। 0 out of 32 जी। हैदराबाद में, सखर में, लाड़काना में, जहाँ जहाँ पे वाटर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, कोई नहीं चल रहा था। बहुत खूब। हैदराबाद में वाटर फिल्टर प्लांट बंद था, सखर में बंद था, लाड़काना में था ही नहीं। लाड़काना में इनफैक्ट वो दादू कैनाल में कुछ 17 जगहों पे एफ्लुएंट गिर रहा था, फिर वहीं से ही पानी सप्लाई हो रहा था लोगों को। सखर की भी यही हाल थी। कराची में 6 फिल्टर प्लांट्स थे, एक भी नहीं चल रहा था, आज भी नहीं चल रहा। और 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, एक महमूदाबाद वाला तो कब्जा हो गया, और बाकी 2 TP1 और TP2 जो TP1 और TP3। TP1 तो उसकी तो बुरी हालत थी, वो तो उन्होंने बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो गया था, वो गटर बगीचा की तरफ था। तो कब्जा अब्जा हमने छुड़वाया उसका, फिर हमने काम शुरू करवाया और TP3 को हमने जो है वो ऑपरेशनलाइज करवाया। कराची में तकरीबन 50 करोड़ गैलन अनट्रीटेड रॉ सीवेज समंदर में गिर रहा था। 50 करोड़ गैलन डेली, जो आज भी गिर रहा है। और उसके बाद पूरे सिंध में हमने मतलब तकरीबन फिर जो रूरल वाटर सप्लाई और सीवेज स्कीम्स थी तकरीबन 2200, उसमें 1900 बंद पड़ी थी। और सीवेज आपके RO प्लांट्स तकरीबन कोई 2000 के करीब थे, तकरीबन सब बंद पड़े थे, इंक्लूडिंग मिट्टी का जो ये थर वाला वो तो सारे मतलब पूरे का पूरा RO प्लांट का जो था। तो ऐसा नहीं है चाप साहब के प्लांट्स ही नहीं है, नहीं प्लांट पड़े थे लेकिन फंक्शनल नहीं थे। अच्छा, वहां पे स्टाफ भी मौजूद है। बहुत खूब। करोड़ रुपए की बजट जो है, ओवरहेड्स भी हो रहे हैं उस पर खर्च। इवन मिट्टी का जो मशहूर जो बड़ा सोलर लिट जो वहाँ पे उन्होंने प्लांट लगाया था, बड़ा एक ज़बरदस्त प्लांट है वो पता चला कि वैसे ही डिसफंक्शनल था और ऐसे ही बस वो इट वाज जस्ट मेकिंग नॉइजेस। मासूमाना या शायद अहमकाना सवाल है, क्यों बंद था? क्यों बंद था यार? अगर स्टाफ भी है, बिल्डिंग भी है, इक्विपमेंट भी है, बजट भी है, ओवरहेड्स भी हैं, इसलिए कि कोई देखें, सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है यासिन का वो है गवर्नेंस का। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो एक कंपनी थी, उसको उन्होंने दिया हुआ था और वो अरबों रुपए की उनको बजट। हाँ, $33 मिलियन का प्रोजेक्ट था थरपारकर का, 750 RO प्लांट्स थे। जी हाँ, और वो कोई नहीं चल रहा था, एक भी नहीं चल रहा था, ट्रस्ट में। मैं आप गए वो तो खैर पूरी रिपोर्ट में मौजूद है। फिर उसके बाद ये काम शुरू हुआ और हमने तकरीबन कोई 539 स्कीम्स स्टार्ट रिहेबिलिटेशन शुरू हुए। कराची का TP3 जो है वो चलना शुरू हुआ। धाबे जी का 100 MGD का प्लांट जो है वो दोबारा स्टार्ट हुआ, जिससे तकरीबन ऑगमेंट हुआ, 100 MGD ज़्यादा पानी मिलने लगा कराची को। और तकरीबन कोई 6 नए ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमीशन हुई, PC1 बने उनके। अच्छा, और एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ जो मुझको आज तक जो सबसे बड़ा सदमा है, कराची का जो ये आपने देखा होगा ये जो रोड है माई कोलाची का, वहाँ पे एक KPT का और सिंध गवर्नमेंट का पुराना झगड़ा चल रहा था। कोई 129 एकड़ का प्लॉट है, आपको पता होगा। वो हानी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दोनों को मनवाया कि जी ये 129 एकड़ आप हमको देंगे, स्टेट लैंड डिक्लेयर करवाई, ऑर्डर करवाया, और यहाँ पे 10 MGD ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, बाकी सारे का सारा ये अर्बन जंगल बनेगा। और हमको देंगे मतलब यानी फेडरल, और ये मतलब स्टेट लैंड बन जाएगी। और KPT उसमें खुद बनाती, वो 10 MGD का जो ट्रीटमेंट प्लांट था वो KPT खुद बनाती और सारा फिर इलाका डेवलप होता। आज तक वो चूँकि बंद हो गई तो वो भी उधर रह गया। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो कि बहुत ही मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक शौक था। पूरे सिंध का जो रिवर सिस्टम है ना, वो एक्चुअली सीवेज सिस्टम है।
पूरे सिंध का जितना भी सीवेज है ना, सिंध में सीवेज सिस्टम है ही नहीं, नहर है बस, नहरें जितने भी हैं वो आपका गटर भी है और वो सोर्स ऑफ फ्रेश सो कॉल्ड वाटर सप्लाई भी है। तो जितने भी शहर हैं कराची समेत, कराची तो अगर समंदर में फेंक रहा है, बाकी हैदराबाद, आपका सक्खर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, पूरे शहरों का जितना भी सीवेज है वो उसमें म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, इवन मैं तो हैरान हो गया जो ये न्यूक्लियर वेस्टेज है वो सारे का सारा रिपोर्ट्स पे मौजूद है, सारे का सारा वो दरियाओं में, कैनाल्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में अनट्रीटेड वो ऐसे फेंक रहे हैं। जिंदा कैसे? क्या कमाल बात है। फिर उसके बाद उसमें से ही मैंने जो वो वीडियो बनाई है, पड़ी है यूट्यूब पे, सक्खर में, हैदराबाद तो आप यकीन करें मैं हाथ भी नहीं धोता, जो फुलेली की हालत है ना जहाँ से पानी जाता है, और वो जहाँ से सर अभी हैदराबाद पे ही पॉज करें, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और उसके बाद यहाँ से ही हम दोबारा शुरू करें। पानी पर हम बात कर रहे हैं, बज़ाहिर बात सूबा सिंध की है लेकिन बाकी मुल्क का भी लगभग ऐसा ही हाल है। शाहब ओस्तो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब साहब, आपकी स्टोरी सुन के ये हमें एहसास भी हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक्टिविज़म, आवाज़ उठाने से फ़र्क भी पड़ा। सिंध गवर्नमेंट ने बिलियंस मुख्तस भी किए, स्कीमें भी बनना शुरू हुई, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। लेकिन सर बेहतरी का मैं इस तरह आपको एक मिसाल दूँ कि एडवोकेट जनरल सिंध जो था वो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी हम इस कमीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हानी साहब की कमीशन ख़त्म हुई 1 साल के बाद, यहाँ तकरीबन 2.25 साल लगे पूरे इस प्रोसेस में और काम तेज़ी से चल रहा था। आप सोचें कि तकरीबन कोई हमने 170 या 165 विज़िट्स किए 11 मंथ्स में, और हम डेली जा रहे थे कहीं, बिल्कुल जो भी चीज़ होती थी बिल्कुल वीवर, यानी हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे काम हो रहा हो हम जाते नहीं थे वहाँ। एनीवेज, तो जब काम इतना बढ़ता गया और आखिर में जब उनका टाइम ख़त्म हुआ तो मैं फिर गया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, बाय दैट टाइम गुलजार साहब आ गए थे, चीफ जस्टिस थे, तो मैंने उस ज़माने में जाके फिर पिटीशन दाखिल की, एप्लीकेशन की कि सर अब जो काम शुरू हो गया है 100 बिलियन रुपीज़ जो है बजट में आ गए हैं, 20 बिलियन रुपीज़ डाउन द लाइन पाइपलाइन में है, अब आप काइंडली इसको दोबारा कोई और कमिश्नर मुकर्रर करें, क्योंकि हानी साहब ने इनकार किया। बंदयाल साहब के पास मेरी लगी, बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब और इजाज़ुल हसन साहब की बेंच थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि उनके सामने रिपोर्ट्स थी सारी, और ख़ुद सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि बेशक चले। तो उन्होंने कहा कि ओस्तो साहब आप इस तरह करें कि आप जाएँ सिंध जाएँ, मैं इस्लामाबाद गया था, और जाके हम 1 हफ़्ते में बताएं किसको कमिश्नर लगाना है। आप उनको भी कहा, एडवोकेट जनरल साहब को भी। हम आए, हमने आके करोड़ो साहब के पास गए, मैं और तालिबुद्दीन साहब थे एडवोकेट जनरल, उनको रिक्वेस्ट की। करोड़ो साहब ने कहा कि भाई मैं जुडिशल काम नहीं कर सकूँगा। फिर हम गए चीफ जस्टिस के पास सिंध के, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा कम से कम 1 साल के लिए दे दें, तो सारा काम हो गया। पता चला कि जब कॉज लिस्ट आई, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉज लिस्ट छपी, उसमें पता चला कि बंदयाल साहब की जगह वो केस लग गया गुलजार साहब के पास। गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त। तो उस वक्त ही मैं थोड़ा परेशान हुआ कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो खैर वहाँ पे गए, पूरी सिंध की जो है तकरीबन 7-8 सेक्रेटरीज थे, पूरी ब्यूरोक्रेसी थी वहाँ पे। तो गुलजार साहब ने, ये मेरे लिए आज भी मिस्ट्री है कि 2.25 साल 2.5 साल की मेहनत और तमाम सबूत, पैसे लग रहे हैं और धड़ाधड़ काम हो रहा है। मुझको नहीं पता कि 17 सेकंड में उन्होंने ऑर्डर किया कि ये कमीशन ख़त्म। उससे भी बड़ा जो जुल्म हुआ वो ये कि जो ऑर्डर्स थे, जो कमीशन के ऑर्डर्स थे, तकरीबन को 150 ऑर्डर्स थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था, वो दे विल बी ट्रीटेड एज द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहा कि नहीं, ये ऑर्डर्स भी जो है ऑर्डर्स नहीं है, ये तो ओपिनियंस हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं ऑर्डर्स की। इतना सा एक उन्होंने हाफ पेज को ऑर्डर किया और कमीशन भी ख़त्म। उसके बाद आखिरी 2 लाइंस लिखी कि सिंध गवर्नमेंट जो है ये जो काम शुरू हो गए उस पर क्वार्टरली रिपोर्ट दे के क्या उन्होंने फर्दर किया है इस पर कुछ। आज तक वो ना कोई रिपोर्ट आई। गुलजार साहब भी खैर से चले गए। वो 2-2.5 साल का जो काम था वो भी दरबदर हो गया। आज जो हालत ये है कि उससे भी बदतर सिचुएशन है। वो K4 का प्रोजेक्ट उधर ही पड़ा हुआ है, जितने हमने प्रोजेक्ट शुरू करवाए थे वो ख़त्म हो गए सारे। और इस वक्त पूरे सिंध में कहीं पे भी, कराची में 91.7% पानी पीने के काबिल नहीं है।
जाम शोर में 99% पीने के काबिल नहीं है पानी। हैदराबाद में तकरीबन कोई 87% पी, पूरे सिंध में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप कहें कि ये जो पानी आप पी रहे हैं अच्छा, सेफ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चलें अदालत ने कमीशन तोड़ दिया कि नहीं बन सकता, ये सब फजूल है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, उसके होते हुए जो आप 91 और 99% के फिगर्स दे रहे हैं, तो ये सारा दारोमदार क्या कमीशन के टूटने बनने पे ही था? नहीं, और आपने और कहा कि वो ऑन बोर्ड आ गई, किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए सर, बात ये है कि ये तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी नहीं ना कभी, तभी तो ये हालत थी कि पूरे सिंध में न कोई ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा था, कभी ली नहीं क्योंकि 1997 में भी इस तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल हुई थी, और उस वक्त भी ये कराची के हवाले से थी। कराची के ट्रीटमेंट प्लांट उस वक्त भी बंद पड़े थे, कराची के फिल्टर प्लांट्स उस वक्त भी बंद पड़े हुए थे। जब मैं 16 में गया 2016 में, तो वो भी उस वक्त वही हालत थी। तो गवर्नमेंट ऑफ, देखें उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं है, उसमें MQM भी शामिल है, उसमें ANP भी शामिल है, उसमें मीडिया भी शामिल है। आज भी सबको पता है कि कराची में जो पानी क्योंकि कराची का आज भी कोई फिल्टर प्लांट काम नहीं कर रहा। पानी ये जो आप पी रहे हैं ये रॉ पानी है सारा, इसमें सॉल्ट्स हैं, इसमें आप ये सोच लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, केमिकल्स हैं। अच्छा, कोई रनिंग वाटर पॉलिसी 2017 में भी आई थी? आजकल तो सुना एक सिंध वाटर पॉलिसी है, लेकिन देखिए वाटर पॉलिसी तो पाकिस्तान की भी बनी हुई है, वो भी 10-15 साल से बनी हुई है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी ना हो, गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे आप। और आपको अब देखें, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जब हम गए सिंध में को तकरीबन 36 के करीब शुगर मिले हैं, किसी शुगर मिल में प्री ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वो सारा एफ्लुएंट बाहर फेंक देते हैं। वो जो ज़बरदस्त उससे जो है पोल्यूशन हो रहा है वो अपनी जगह पे है। टैनरीज की किसी टैनरी में कोई प्री ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। केमिकल इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, वो सारा केमिकल पॉइजन जो है वो सारे का सारा जो है वो आपके सुएज में आता है और उससे सीधा समंदर में जा रहा है। अब बताएं, ये कराची की बात कर रहा हूँ मैं। हानी साहब ने ऑर्डर किया था, इन सबको लिखवा के इनसे लिया कि जी आप 2019 के दिसंबर तक जितनी भी कराची की इंडस्ट्री है, केमिकल टैनरीज वगैरह, जहाँ पे भी केमिकल पॉइजनस एफ्लुएंट्स होते हैं, सब प्री ट्रीटमेंट प्लांट उनकी राइटिंग अंडरटेकिंग पड़ी हुई होगी अभी भी, क्योंकि इतना प्रेशर डाला था। हम शुगर मिल्स वालों ने कहा कि हम बंद कर देंगे, हमने कहा बेशक बंद कर दें, लेकिन आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सीपा का है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, वो तो एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। उनके जो साहब थे उस जमाने में, जो DG थे, उनको मैंने हटवाया था, वो क्वालिफाइड ही नहीं थे, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा, आप यकीन करें, वो जब कमीशन खत्म हुई उन्होंने रूल्स चेंज करवा के दोबारा आ गए। बहुत खूब। तो ये अच्छा ओस्तो साहब, अब ये बताएं व्हाट नेक्स्ट? अब आपने गिव अप कर दिया है अपनी जिद्दोजहद को, या आप दोबारा पिटीशन डालेंगे? आप जुडिशरी में देख रहे हैं वो भी कितनी इंडिपेंडेंट हो गई है। सर अभी तो मुझको पहले जुडिशरी के लिए पिटीशन डालनी पड़ेगी पहले अदलिया आज़ाद हो, तो फिर जो है कोई उम्मीद का, फिर मैं उसके बाद जो है फिर कोशिश करूंगा कि उस जुडिशरी के जरिए फिर कोई कमीशन बनाऊं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई ऐसे हालात नहीं है कि मैं जिगर करूं, इतना कोई हिम्मत करूं कि जाके जुडिशरी को बोलूं कि जी आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आप एक्शन लें, जो गवर्नमेंट हमारे जजेस की ऑडिट कर रही है, जो हमारी जजेस को ट्रांसफ़र करके जहाँ चाहे फेंक सकती है। तो अब उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मैं नहीं समझता कि जजेस, अल्लाह करे कोई सलाउद्दीन अयूबी पैदा हो जाए, लेकिन मुझको इतना, वैसे सच्ची बात, मैं लॉयर हूँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि तो दुआ करें पहले हमारी जुडिशरी। दुआ की आपने बात की ना, तो जब भी मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, और हम तो अक्सर सुन रहे होते हैं, मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। हाँ। क्यों? क्योंकि सवाल में जहन में आता है कि यार मुल्क चल कैसे रहा है, हम जिंदा कैसे हैं। तो जाहिर है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे आज इनकी बात सुन के ये भी लगा कि जब हम अक्सर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये आम लोगों के मसाइल से बड़ा ऊपर की बात है, लेकिन घूम फिर के बात यहीं पे आती है ना कि अगर आपकी अदलिया, आपके एक जज ने कमीशन बनाया तो इतना काम हो गया, दूसरे ने आगे कमीशन उड़ा दिया तो काम वहीं ठप हो गया। देखिए, अगर कमीशन आपने उड़ाया इस वजह से उड़ाया कि जी ये जुडिशरी का काम नहीं है, ठीक है, फिर तो मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने तो वही खुद कराची में आके किया कि जी ये करो, टावर सर, अब खुद जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं आप, या तो कोई प्रिंसिपल सेट करें, या कोई प्रिंसिपल। तो ये इस वजह से, अब देखें पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर था,
आप देखें पड़ी हुई इंटरनेट पे रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की कि तकरीबन कोई हर साल 3.5 बिलियन डॉलर्स लोग, गरीब लोग खर्च करते हैं, पूरा मुल्क हमारा, बिकॉज ऑफ द वाटर बोर्न डिजीजेस। सर SIUT के सामने ये टैक्स से आपके ऊपर 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। पाकिस्तान में 1/3 अमवात पाकिस्तान में वाटर बोर्न डिजीजेस से होती हैं। और अच्छा सर, मैं आप छोड़ दें बिकॉज इसकी में दिल के अमराज, किडनी के अमराज भी आप डाल दें, कोई सोडियम, पोटेशियम, आर्सेनिक, ये तो सिर्फ वाटर बोर्न डिजीजेस की बात। अच्छा, हो रही है। फिर मैं एक और चीज आपको बताऊं, आपका सब सॉइल वाटर जो है वो आपका सारा खत्म हो गया, सारा आर्सेनिक हो गई है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है काफ़ी पूरा जो वाटर कमीशन की कहानी है हमें दोबारा ताज़ा करके बताई।